नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विद नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करते हैं बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखेंगे और फिर आप जो चाहे वो राय बना सकते हैं। हमारी पॉलिसी है कि हम अगर विपक्ष से सवाल करते हैं तो उतने ही सवाल सत्ता से भी पूछते हैं, ताकि मुद्दों को गहराई तक पहुंचाया जा सके। आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा दिन रहा है, जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी के चुनाव परिणाम आए। वोटिंग की गिनती का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस बार बैलेट पेपर्स इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। तो अभी तक रुझान के मुताबिक गुपकार गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त मिली हुई है। वहीं बीजेपी जम्मू के 50 से ज्यादा डिवीजन में आगे चल रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने पहली बार कश्मीर घाटी के अंदर श्रीनगर और तुलैल में अपना खाता खोला है। डीडीसी के चुनाव के नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहली लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया है। आखिर क्या हासिल किया है गुपकार अलायंस ने और क्या खोया है, और वहीं बीजेपी के लिए क्या ये एक राजनीतिक जीत है या नैतिक? चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बहस से, लेकिन नजर डालते हैं आज के टॉकिंग पॉइंट्स पर। आखिर डीडीसी चुनाव की जंग में कौन है आगे? आज सबसे बड़ा सवाल यह है, जब अभी वोटों की गिनती का काम अभी भी चल रहा है। कश्मीर की जनता ने क्या दिया है संदेश? क्या ये चुनावी परिणाम धारा 370 का रेफरेंडम है? क्या डीडीसी चुनाव की जीत बीजेपी के लिए एक नैतिक जीत है? क्या गुपकार गठबंधन विपक्ष की एकजुटता का प्रमाण है? क्या केंद्र सरकार के लिए ये राजनीतिक उपलब्धि है? और क्या डीडीसी चुनाव एक बराबरी का मुकाबला था? तो इन सारे तमाम सवाल आज हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि अभी भी वोटों की गिनती का काम चल रहा है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है क्योंकि सिर्फ बैलेट पेपर्स ही इस्तेमाल किए गए थे और बैलेट पेपर्स को गिनने में टाइम लगता है। लेकिन जो अली रुझान जो आपने देखे हैं उसमें गुपकार गठबंधन आगे चल रहा है। तो चलिए आज के हमारे मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। अभिजीत जसरोटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 पर। एडवोकेट नीलोफर मसूद जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, और गौहर गिलानी जो कि कश्मीर के जाने माने पत्रकार और लेखक हैं। गौहर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पूरा डिबेट है वो मैं एडवोकेट नीलोफर मसूद से शुरू करूंगी कि क्या रिएक्शन है आपका? आपको उम्मीद थी कि इस तरीके का परफॉर्मेंस गुपकार गठबंधन कर पाएगा, इसके बावजूद कि आपके कितने सारे लीडर्स वो हिरासत में चले गए थे? देखिए, हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि पीएजीडी जो अलायंस बनी है इनको अपना बहुमत मिलेगा लोगों की तरफ से। तो हमें ये भी उम्मीद थी कि लोग निकलेंगे। हालांकि आपको पता है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ के जो लोगों के एहसासात के साथ खेला गया, उनकी उम्मीदों के साथ खेला गया, बरक्स उनकी उम्मीदों के। तो लगता नहीं था कि चुनाव जो होंगे इस माहौल में होंगे, लेकिन थोपे गए। तो हमें वो अलायंस में आना पड़ा क्योंकि लोगों को इकट्ठे करना था, उनको समझाना था कि ये अलायंस किस लिए है। तो जो ये आज मैंडेट है ये एब्रोगेशन ऑफ 370 के खिलाफ है। तो आप कह रही हैं, पता है कि हाँ नीलोफर, आप कह रही हैं कि ये जो आज का नतीजा है वो एक तरीके से मैंडेट है धारा 370 को जो हटाया गया है उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब ये मैं सवाल अभिजीत, मैं अभी आऊंगी आपके पास, लेकिन पहला राउंड एक बार सब प्रश्नों का सारे गेस्ट से लेना चाहती हूँ। अभिजीत के पास मैं आऊंगी। अभिजीत, आज के जो चुनाव परिणाम है क्या कहेंगे? बीजेपी जीती है या हारी है?
किस तरीके की जीत है ये बीजेपी के लिए? देखिए जी, आज के इन चुनावों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत तो यही है कि भाजपा ने कश्मीर में भी कमल खिला, और एक ही जगह नहीं, 3-3 जगह पर कमल खिला। जबकि इन सभी गुपकार गैंग के जितने जो लोग थे, सबने मिलजुल कर ये कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रखें कश्मीर से, कश्मीर के लोगों से दूर रखें, क्योंकि इनडायरेक्टली वो कश्मीर के लोगों को तरक्की से दूर रखना चाहते थे। वो इन कश्मीर के लोगों को जो उनका हक था, जिससे उन्होंने आज तक उनको महरूम रखा, उससे दूर रखना चाहते थे, लेकिन उनमें ये लोग नाकामयाब रहे। देखिए, ये जो गुपकार गैंग इन लोगों ने बनाया और एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर वहां गुपकार की सड़कों के ऊपर इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम एक दूसरे के साथ है, जबकि जमीनी स्तर पर इनका क्या हालत थे वो कश्मीर में इनको पता लग गए। मैं 15 दिन वहां पर रहकर आया और मैं वहां पर जो सब लोगों से जो बात की, लोगों ने इसीलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इन चुनावों के अंदर। इतनी बहुमत से लोग आगे आए। वो क्यों आए? उसका कारण था कि पिछले 50-60 सालों में लोग इन सब लोगों से थक चुके थे, इन डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से थक चुके थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 370 की आड़ में आम कश्मीरी का पैसा अपनी जेब में डाला, जिसके कारण जो आम कश्मीरी है उसको आज तक कुछ नहीं मिला सिवाय इनके खोखले वादों पे। और उसके बनिस्बत आप इनको देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमात, जिनके मरहूम शेख साहब खुद वजीफे पे पढ़ा करते थे, उनके बच्चे आज देखिए करोड़ों अरबों की जायदादों के मालिक हैं। कहीं गुपकार पे, कहीं जम्मू में, कहीं लंदन में। इतना पैसा इनके पास आया कहां से? और ये कश्मीर के लोगों ने इनसे पूछा। चलिए, इन सारे इश्यूज के बारे में सभी लोगों ने इतना बड़ा मतदान आप ये जो सारे इश्यूज आप रेज कर रहे हैं और गुपकार अलायंस को आप कहते हैं गुपकार गैंग, इन सारे मुद्दों पर अभी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अब मैं अगला सवाल गौहर गिलानी से करना चाहती हूँ। गौहर, कैसे देखते हैं आज के नतीजे? किसकी ज्यादा बड़ी उपलब्धि आपको लगती है, गुपकार अलायंस की या फिर बीजेपी की या केंद्र सरकार की, अगर मैं पूछूं तो? देखिए लीलू जी, सबसे पहले जो ये पीडीपी के जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, इनको तथ्य पे बात करनी चाहिए। 280 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और बीजेपी को सिर्फ 67 पे जो है विन हासिल हुई है, जीत हासिल हुई है, जबकि जो पीएजीडी है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और बाकी जो अदर्स वगैरह है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो 150 को टच कर रहा है। तो ये फिर भी अपनी जीत मना रहे हैं। जो इनका जम्मू बेस्टियन था, स्ट्रॉन्ग होल्ड, वहां इन्होंने 35 से 40 सीटें खोई हैं। तो ये उस पे रो नहीं रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि जहां पुलवामा में जहां बॉयकॉट हुआ, 6% की वोटिंग हुई शुपियां और पुलवामा में, वहां बॉयकॉट कराया गया, जिस वजह से इनको एक्सीडेंटली एक सीट मिली वहां, तो उसको ये अपनी जीत बता रहे हैं। तो ये तो फैक्ट्स के ऑपोजिट ही बोल रहे हैं सारी चीजें। ये तो बिल्कुल जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, बाकी पार्टियों ने भी कहा जो पीएजीडी में है, ये तो एक रेफरेंडम था अगस्त 5 डिसीजन पे, एक ड्रबिंग हुई है। पोलाइटली स्पीकिंग, इट हैज बीन अ ड्रबिंग फॉर द बीजेपी। It has been a drubbing for the BJP, you are saying, purely because of the decision taken on August 5th, 2019. मेरा अब जो सवाल है वो अभिजीत जसरोटिया से है कि मुझे ये बताइए कि ये जीत कैसी है? आपको ये जीत लग रही है? आप कह रहे हैं कि कश्मीर में कमल खिल गया, लेकिन जम्मू में 40 से 50 सीटें आपने जम्मू में खो दी, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इसके लिए क्या जवाब देंगे? कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, एक बात को समझने की जरूरत है जी। आप एक चीज को समझे कि ये सभी के सभी लोग, जितने लोग हैं, इनका वन पॉइंट एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा डीडीसी चुनाव में कहीं पर भी कोई किसी डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, किसी का भी कोई सड़क या नाली पानी का कोई एजेंडा नहीं है। इनका एक पॉइंट एजेंडा क्या था कि किस तरह से भाजपा को रोका जाए। इनसे पूछे आप भाजपा से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि भाजपा जब आई तो इनके ऊपर ईडी का कार्रवाई शुरू हो गई। भाजपा ने ये बता दिया नहीं, अगर इनकी कोशिश थी कि भाजपा को रोका जाए तो ये रोकने में तो कामयाब हो गए अभिजीत। मैं अपनी बात कंप्लीट अभिजीत, ये तो रोकने में कामयाब हो गए गुपकार गठबंधन। जी बोलिए। मैं आपको बात कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए, कुछ हद तक ये लोगों को भी बेवकूफ बनाने में कामयाब जरूर रहे, क्योंकि उन्होंने लोगों के अंदर ये डर बेचा कि भाजपा पता नहीं यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन फिर भी इनके इतने मंसूबों के बावजूद भी अगर घाटी में कमल खिल गया तो इनको खुद इस पे शर्म आनी चाहिए। और ये किस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? इनको पता होना चाहिए बहुत बड़ा काउंट है इंडिपेंडेंट नहीं, लेकिन घाटी में जिस जीत का आप डंका बजा रहे हैं अभिजीत, मुझे ये बताइए कि घाटी में जिस जीत का आप डंका बजा रहे हैं, ये जरूर एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए कि घाटी के अंदर आपने खाता खोला, लेकिन आपको वहां जो भी सीट्स मिली हैं वो महज 2 सीट्स हैं। अभी भी घाटी के अंदर अगर बोलबाला है तो वो गुपकार गठबंधन का ही है।
तो ये कैसी जीत आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, मुझे आपसे समझना है कि ये जीत कैसी है, दो नहीं, कौन सी जीत है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? दो नहीं 3 सीटें हैं सब। नीलम जी 5% जो 5% अभी आती हूँ, नीलोफर अभी मैं आपके पास आऊंगी, अभिजीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभिजीत को पहले पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास आती हूँ। हाँ बोलिए अभिजीत। देखिए जी, सबसे पहले तो 3 सीटें हैं और ये चीज आपको सबसे बड़ी मानना पड़ेगी कि जिस हिसाब से लोगों को इन्होंने भाजपा से कोसदा कर रखा था, फिर भी लोगों ने भाजपा की 3 सीटें तो दी। अब इनके कहने के लिए छोड़े, ये बोलते हैं कि वहां पर वोट परसेंटेज कम थी। आज तक ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर जीतते रही है, किस वोट परसेंटेज से जीती रही? अरे फिर भी आप सोचें कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आए, और सबसे बड़ी चीज है आपके लोगों ने इतना बड़ा अपने गैंग बनाया था, आपको तो क्लीन स्वीप करना चाहिए था। फिर ये 50-60 इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट कहां से आए हैं? ये जितने इंडिपेंडेंट है ये सब इन्हीं के खिलाफ हैं। ये वही सोच है जो उस समय 87 के टाइम पे एनयूएफ वाली सोच थी, जो नए नए लोग आगे आना चाहते थे, जिनको इनके फारूक साहब ने सेंटर के साथ मिलकर यहाँ पर हरा दिया था। जब जीते रिगिंग करके इलेक्शन को जीते, उनको हराया था और हराए को जीता। ये शायद हमारे जो गौहर गिलानी साहब है, अब इनको पता लगेगा कि फैक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर कश्मीर में जो है कत्लो गारत हुई, उसके बाद ही यहाँ पर लोगों ने हथियार उठाए। मैं नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ा हमने कोई चमत्कार कर दिया, लेकिन 3 सीटें भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। यहाँ पर ये चीज कह रही है कि नए लोग, उसी तरह के टाइम से नए लोग, नए चेहरे अब आगे आ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि ये एक बदलाव की बयार है, आपका ये कहने का मतलब है कि ये घाटी में ये एक बदलाव की बयार है। मैं नीलोफर से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो बातें अभी अभिजीत ने उठाई कि आप लोगों का कोई एजेंडा नहीं था, आपका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो था ये किसी तरीके से बीजेपी को रोको, और विकास की जो बातें हैं, जो कहाँ नाली बनेगी, कहाँ सड़क बनेगी, तो ये तो सही बात है कि ये सब आपके मुद्दे में था ही नहीं। आप जो भी मुद्दे रेज कर रहे थे वो बेसिकली आर्टिकल 370 के ऊपर आपका पूरा ये जो अलायंस था वो उसी पर ही बना कि किस तरीके से जो 2019 के पहले की स्थिति है उसको बहाल किया जाए कश्मीर में। तो जो विकास की बातें हैं, जो विकास की यात्रा है, वो गुपकार अलायंस से तो पूरी गायब दिखती है। देखिए नीलम जी, एक बात समझने की बहुत जरूरत है। जिन हालातों में ये इलेक्शन हुए, आपको पता है कि पूरे 2 साल से कैसे हालात है यहाँ पर वादी में, खुसूसन 370 के एब्रोगेशन होने के बाद। तो उसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ कि बड़े बड़े लीडर जिनको बंद रखा गया, उनको पीएसए लगाया गया, फिर उनको अगर छोड़ा भी गया तो इलेक्शंस फिर हो गए, उसके बाद उनको कैंपेनिंग भी नहीं करने दे दी गई। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे पीएजीडी के, उन्होंने अगर फॉर्म भरा उनको अरेस्ट भी किया गया। तो ये एक माहौल जो बना दिया गया था, इन हालातों में भी अगर पीएजीडी कामयाब हुई है, आपको सराहना करनी चाहिए उनकी। और बीजेपी ये कह रही थी कि 95% लोग जो है वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के साथ है। आप मुझे खुदारा बताइए, जो इन्होंने सीटें कश्मीर में ले ली है 3, तो वो तो 2% भी नहीं कहीं आ रहे हैं। तो अगर वो 5% भी ले लेते, हम कहते चलो कहीं ना कहीं शायद इनको उल्टा फेर हो गया है। लेकिन आप देख लीजिए कितने लोग उस चीज के खिलाफ है। अभी हमारा मैनिफेस्टो भी नहीं था, एक चीज पर हमने लड़ा कि जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को लिया, वो जम्मू कश्मीर की रियासत के खिलाफ ले लिया। आपने उसको डिग्रेड किया, आपने इसके 2 हिस्से कर दिए, यूटी बनाया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया। तो जो लोगों का सेंटिमेंट था एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने झंडे के लिए, अपनी रियासत के लिए, वो उसके साथ आपने खिलवाड़ किया। ये जो आज की जीत है, ये जीत पीएजीडी की सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उस सेंटिमेंट की जीत है जिसकी कदर बीजेपी को करनी चाहिए। अगर वो सेंटर में बैठी हुई है, उनको समझना चाहिए कि अगर आज वो जम्मू में भी हारे हैं तो उसकी वजह क्या है। वजह यही है कि आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि ये जो चुनाव के परिणाम है। हाँ बोलिए अभिजीत, मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ देखिए, मेरी बहन नीलोफर जी को कम से कम इतना समझना चाहिए कि ये जो चुनाव थे ना, ये डीडीसी के चुनाव थे। इसका 370 से क्या लेना देना? ये डीडीसी वालों ने 370 को कैसे आपको वापस लेकर देना, कैसे करना? आप किस चीजों को किसके साथ मिला रही है? डेवलपमेंट हमें पता है आपने कितनी की। जब आप गवर्नमेंट में थे, मैं एक सेकंड, मैं गौहर गिलानी से यहाँ पर सवाल करना चाहती हूँ। 2 साल नहीं, एक सेकंड, आप लोग क्रॉस टॉक करेंगे तो फिर बहस नहीं हो पाएगी। मैं गौहर से सवाल में करना चाहती हूँ कि नीलोफर अभी तो बता रही थी कि जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें कि गुपकार अलायंस के जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं बना।
तो एक और डिबेट पूरा जो डीडीसी के चुनाव से ओपन होता है वो ये होता है कि क्या ये चुनाव लेजिटिमेट थे, कि जब आप इतने सारे लीडर्स को हिरासत में डाल देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है, तो क्या आप वाकई में देखते हैं कि ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, जिसका केंद्र सरकार ये बोलती है और इस बात पे खुश भी हो रही है कि देखिए हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। तो आपको लगता है कि जो लेजिटिमेसी है इस पूरे चुनाव की वो कहीं ना कहीं बरकरार थी, या हमने उस लेजिटिमेसी को खोया है इस डीडीसी के चुनाव में? गौहर। देखिए नीलू व्यास जी, तीन बातें हैं जो अभिजीत जी ने बताई, उनका भी मैं जवाब दूंगा और आपका जो प्रश्न है उसका भी उत्तर दूंगा। पहली बात है कि ये विकास की बात उन्होंने की। विकास पे अगर हम देखेंगे, कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी रिपोर्ट है कि पिछले 16 महीने हैं उनमें 5 लाख लड़के लड़कियों ने अपनी जॉब्स से हाथ धोया है, यानी 5 लाख जॉब्स चली गई हैं। नंबर 2, टूरिज्म और इकोनॉमी अपने लोवेस्ट एब पे है। नंबर 3, ये परिवारवाद की बात करते हैं। आप इसे पूछिए बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है, वो शाह साहब हैं। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के कौन हेड हैं, वो जेटली साहब के बेटे हैं। तो ये जो बातें करना, हवा में बातें करना इजी है। अब दूसरी बात है, अभी भी एक्सेस नाउ की रिपोर्ट आई है कि 16 महीनों से जो पूरी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेट शटडाउन हुआ है जम्मू कश्मीर में, इवन जम्मू में 2G नेटवर्क चल रहा है। तो ये विकास विकास बोलने से क्या होगा? आप देखिए ग्राउंड पे फैक्ट्स क्या है। अब आपका जो प्रश्न था, स्पेसिफिक प्रश्न, उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ये सारे इलेक्शंस मिलिटराइज्ड एटमॉस्फेयर में हुए, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेर में नहीं हुए। ये मिलिटराइज्ड और पॉलिटिकल डिटेंशंस के माहौल में हुए, इंटरनेट शटडाउन के माहौल में हुए। उसके बावजूद इनको ये ड्रबिंग हुई है। 140 सीटें हैं कश्मीर वैली में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, 10 into 14 ईच डिस्ट्रिक्ट। उसमें इन्होंने 3 सीटें जीती हैं बिकॉज ऑफ द बॉयकॉट। तो उसको ये जीत कह रहे हैं। जम्मू में 140 सीट से वहां ये 40 सीटें हार रहे हैं, ये कह रहे हैं हम जीत गए। मुझे समझ नहीं आ रही, 3 सीटें 140 में से आप 137 हार गए, आप बोल रहे मैं जीत गया। अब इस पे आप क्या बहस करेंगे? नहीं अभिजीत, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी गौहर ने कही है। आपसे एक मिनट अभिजीत, आप मेरा सवाल सुनिए ध्यान से। मेरा सवाल ये है कि जिस माहौल में ये चुनाव हुआ है, लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेट इलेक्शंस नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो ये क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत मानते हैं या केंद्र सरकार की जीत मान रहे हैं कि आपने जो फैसला लिया 5 अगस्त 2019 को वो उसकी एक बड़ी जीत है? कैसी जीत है ये आपकी? नीलू जी सबसे पहले तो ये महा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के या पीएजीडी के प्रवक्ता से बहस नहीं कर रहा। यहाँ 2 पीएजीडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। खैर, मैं जवाब देना मेरा फर्ज है और मैं उनको बड़े अच्छे से जवाब भी दूंगा इसके बारे में। सबसे पहले उन्होंने बात की कि हमारे लीडर्स को नजरबंद किया गया। अरे एक बात बताएं, पहले आप इनको लीडर समझते हैं? क्या ये ग्राउंड के लीडर्स है भी हैं कि नहीं है? आप जानते हैं कि अगर एक साल किसी लीडर को अंदर रखा जाए, कम से कम उसकी फेवर में एक प्रोटेस्ट तो होता, कोई एक पत्थर तो उठाता उनके लिए, कोई भी बाहर नहीं आया। रादर यहाँ पर अगर वो लीडर नहीं होते तो पीएजीडी आज नहीं जीतती। एक सेकंड नीलोफर, मैं अभी आपके पास आऊंगी। पीएजीडी आज नहीं जीतती। एक सेकंड मेरे काबिल दोस्त को इतना नहीं पता कि यहाँ पर 4G का बंद करने का कारण नहीं, लेकिन मुझे अभिजीत आपसे ये जानना है, जो नहीं चाहती अभिजीत आप जो भी आरोप सुनिए, अभिजीत आप मुझे कंप्लीट करें। इन्होंने जो इल्जामात लगाए उसका जवाब तो देने दीजिए। बोलने दीजिए अभिजीत को बोलने दीजिए। नीलोफर मैं आपके पास आऊंगी, लेट हिम कंप्लीट व्हाट ही इज सेइंग प्लीज। हाँ अभिजीत बोलिए। ये जो एक और जो दूसरे इनके प्रवक्ता उनको बात हो, अपने 4G की बड़ी अच्छी बात की। अब आपको एक बार वो बता दूं, ये जो गुपकार गैंग जिसके इशारों पर नाचता है, ये पार का दूसरा देश पाकिस्तान, आपको पता है सारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान ने हाई फ्रीक्वेंसी के टावर क्यों लगा कर रखे हुए? आपको पता होना चाहिए उनकी मंशा क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए ऐसी बात करने से पहले कम सब सिक्योरिटी एजेंसी से नहीं, लेकिन ये जो अभिजीत ये 4G छोड़ के 5G भी दे, लेकिन हालात तो अनुकूल होने चाहिए उसके लिए। अभिजीत आप जो सारी बातें कह रहे हैं, चलिए मैं कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए मैं मान लूं आप बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या कारण है कि आज फिर भी जो कश्मीर की जनता है उसने पीएजीडी को वोट डाला है? अगर ये सारी बातों में तथ्य है जो आप कह रहे हैं, जिन बातों में अगर तथ्य है, तो आज लोगों ने पीएजीडी को वोट क्यों दिया है? बीजेपी को क्यों नहीं वोट दिया? आज बीजेपी भारी संख्या में क्यों नहीं जीती? तो कुछ लोग अभी भी है ना, गुमराह तो कभी भी कुछ लोग हैं। क्या गुमराह तो अभी भी कुछ लोग हैं ही है ना, जो उनकी बातों में पिछले 60-70 साल से लोगों के अंदर जो जहर भर रहे हैं वो अभी तक पूरी तरह से तो बाहर नहीं ना निकला। तो आप कह रहे हैं कि ये वोटर्स गुमराह थे? और एक बात नहीं, गुमराह कैसे थे? आपने सारे लीडर्स को तो अपने जेल में रखा हुआ था, इन्होंने कब गुमराह किया?
सुने ना मेरी बात, जो इतनी बड़ी इंडिपेंडेंट की जो काउंट आगे आ रहा है वो क्यों आ रहा है? ये पीएचडी के इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो क्लीन स्वीप कर लेते ना। ये क्लीन स्वीप क्यों नहीं कर पाए? ये कहते हैं कि लोगों ने 370 को सिरे से नकार दिया, तो फिर ये इंडिपेंडेंट कहां से आ रहे हैं? वो क्यों ना इनके कैंडिडेट हैं? और ये जो गुपकार गैंग इन्होंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग तो इनको एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़नी नहीं चाहिए थी। जमीनी सतह पर के कितने कैंडिडेट हैं जो एक दूसरे के खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है? तो इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कुछ नहीं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि हमारे ऊपर जो हमारी चोरी चकारी अब सेंटर पकड़ रहा है उससे कैसे बचा जाए। नीलोफर, इसका जवाब चाहती हूँ मैं आपसे। जो बात अभिजीत कह रहे हैं इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, करप्शन की बात तो बहुत ये करते रहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा, वही परा जी को इन्होंने जेल में लिया था और चार्जेस क्या लगाए थे इनको पता है। बावजूद उसके भी उन्होंने जीता, वो भी पीएचडी के ही क्लाइंट, ये कैंडिडेट थे। और साथ में जो ये डायनास्टी रूल का भी बहुत बोलबाला इनका होता है कि यहाँ डायनास्टी रूल है। आप मुझे बताइए, इनके ही कैंडिडेट्स, मैं नाम गिनना नहीं चाहती, किसी ने अपनी माँ को मैंडेट दे दिया, किसी ने अपनी बीवी को मैंडेट दे दिया, किसी ने अपनी बेटी को मैंडेट दे दिया। क्या वो डायनास्टी रूल नहीं है? आज जो हमारे लीडर्स जितने भी थे सब बंद थे, नजरबंद उनको रखा गया था, प्रेशराइज किया गया था, किसी को एनआईए की मार, कहीं पर छापे, कहीं पर कुछ, ताकि इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करे, लोगों तक उनकी बात ना पहुंचे। लेकिन बावजूद इसके आप देख लीजिए लोग कैसे निकले, उन्होंने पीएचडी की आवाज को आज अपनी आवाज मिला दी है। एक सवाल आपसे अभिजीत करूंगी। नीलोफर माफ करिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ फॉर अ फ्यू सेकंड्स। मेरा सवाल अब अभिजीत से है कि मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको वहीद पाड़ा का, जो कि पुलवामा से जीत कर आए हैं। उनको एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था ये कहते हुए कि उनके लिंक्स हैं मिलिटेंट्स के साथ। आज वो कैसे जीत गए? ये क्या सेंटिमेंट है? जो लोगों ने इस तरीके से वहीद पाड़ा को वोट करके जिताया है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि अभी भी कुछ लोग गुमराह हैं, वरना सामने देखिए जहां पर पता लगता है कि किस टेररिस्ट के साथ लिंक पाए गए थे, दुर्जन अबू दर्जन जिसके साथ लिंक पाए गए, वो सामने एनआईए तो किसी को बेफजूल में धरेगी नहीं ना, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मैंने कहा ना, ये जहर इस हद तक भरा हुआ लोगों में, उसको बाहर निकलते टाइम लगेगा। और अभी तो मेरी बहन नीलोफर बात कर रही थी, इस एलिगेशन को ना बढ़ाइए। एक सेकंड नीलोफर, उनको पहले पूरी बात, नीलोफर उनको बात खत्म कर लेने दीजिए। मेरी बहन नीलोफर जी ने अभी मेरी बहन नीलोफर जी ने बात की, अभी इन्होंने बात की कि यहाँ पर कौन सी धांधली थी और कौन सी नहीं थी। इनको पता है जो 135 करोड़ रुपया जो फारूक साहब के खाते में डला है, जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टी ऐड की गई, पता है ये किसके लिए था? ये कश्मीर के उन बच्चों के लिए था जिनके हाथों में क्रिकेट की बॉल होनी थी, जिनके हाथ में आपने पत्थर थमा दिए। देख लीजिए, लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। आपने कितना प्रेशराइज करना था, उसके बावजूद भी हम जीते, उसके बावजूद भी आवाम ने जवाब दे दिया है। ओके, मैं गौहर से एक सवाल करना चाहती हूँ यहाँ पर। गौहर, मुझे ये बताइए कि आपको एक सेकंड जवाब दे दिया है। नहीं, गौहर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये डीडीसी का परिणाम जो अभी नजर आ रहा है, और अभी भी देखिए वोटों की गिनती चल रही है जो हम स्क्रीन पर अपने प्ले कर रहे हैं, वोटों की टैली आपको नजर आ रही है सामने। जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, आज कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल स्पेस है वो आप कैसे देख रहे हैं कश्मीर का? क्या जो पॉलिटिकल स्पेस है वो आज सेंटर के ऊपर या सेंटर की मर्जी के ऊपर आज डिपेंडेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, उनको पॉलिटिकल स्पेस तभी मिलेगा जब केंद्र सरकार चाहेगी? तो डीडीसी के इस परिणाम से क्या ये एक मैसेज ये भी जाता है? कैसे देखते हैं इसे? जैसे नीलू जी, मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे मित्र हैं यहाँ अभिजीत साहब, उन्होंने बहुत सारे पर्सनल अटैक्स भी किए, लेकिन ये मेरी दिस इज बिलो माय डिग्निटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी पर्सनल अटैक। इनको पढ़ना चाहिए, मेरे लेख पढ़ने चाहिए कि मेरी ओपिनियन क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे या पीडीपी पे। दैट अपार्ट, हम अभी फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स पे बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन रिजल्ट जो होंगे मैं तो वही बोलूंगा। तो बहरहाल इनको बहुत सारे जो है ना, इनको फैक्ट्स के साथ एलर्जी है, दैट इज हिज डिसीजन। तो मैं आपको कहूंगा कि जो जिस एटमॉस्फेयर में ये इलेक्शंस हुए वो टोटली मिलिटराइज्ड एटमॉस्फेयर था। अब पीएचडी की आर्गुमेंट ये थी कि हम ये स्पेस बीजेपी को कंसीड नहीं करेंगे, जो भी बची खुची पॉलिटिकल स्पेस है हम ये बीजेपी को नहीं देंगे। उसकी रीजन ये वो बता रहे थे कि
चूंकि इन्होंने सारे लोगों को बंद कर दिया था, अभी भी इलेक्शन रिजल्ट से पहले 80 पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया गया था। महबूबा मुफ्ती ने यह एलिगेशन लगाया था कि नईम अख्तर को किडनैप किया गया पुलिस और इंतजामिया की तरफ से। तो उस माहौल में भी, और जितने एलिगेशंस इन्होंने लगाए, फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी अटैच की, ताज मोहिउद्दीन जो कांग्रेस के थे उनको सीबीआई की ये जो है उसको सीबीआई पीछे लगा दिया, कुछ को ईडी और आईटी के रेड्स लगवा दिए। उसके बावजूद अगर इनके पास ये रिजल्ट्स हैं तो इनको कम से कम मिरर के सामने जाना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इनके जो सारे झूठ के पलंदे थे वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए। दूसरी बात, हमेशा जो अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, जम्मू प्रोविंस में बहुत अनप्रेसिडेंटेड वोटर टर्नआउट रहा, रियासी में, उधमपुर में या डोडा में, लेकिन उसके बावजूद उसका हाफ यहाँ 30%, 35%, शुपियां और पुलवामा में 6% की वोटिंग हुई। तो एक ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखते हैं तो ये सारा इलेक्शन पीएचडी की तरफ से ये था कि हम बीजेपी को कंसीड नहीं करेंगे फर्दर पॉलिटिकल स्पेस, जो अगस्त 2019 में इन्होंने पूरी खत्म कर दी थी। और आखिरी एक इनसे बात पूछना चाहूंगा कि जिस वहीद परा को या पीडीपी को या जो गुपकार गैंग, आप देखिए किस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, ये जुमलाबाजी करके, ये गालियां देके और इस तरह से जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करके, उसके बावजूद भी इनको ड्रबिंग हुई है। लेकिन वही वहीद परा थे जो इनके कोलिशन में थे 3.5 साल, तब ये मिलिटेंट्स के साथ क्या इन्होंने अलायंस किया था? अगर आज पीडीपी मिलिटेंट्स की सिंपैथाइजर है या कोई और पार्टी सिंपैथाइजर है या करप्ट है, जब ये उनके साथ अलायंस पार्टनर थे, क्या ये तब मिलिटेंट सिंपैथाइजर थे? ये कैसा ये है कि जब आपके साथ होंगे अभिजीत तो इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप आज जिस पार्टी को ये कह रहे हैं कि वो गुपकार गैंग का हिस्सा है या वो एंटी नेशनल है या वो पाकिस्तान के सिंपैथाइजर है, जो भी आप जो टिप्पणी करते हैं और जिस तरीके की शब्दावली आप इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि वो पीडीपी आपकी ही एक सहयोगी दल भी रह चुकी है, तो आज इसको कैसे जवाब देंगे? ये आइडियोलॉजिकल फाइट तो नहीं है किसी भी एंगल से, या आप इसे आज भी इसे विचारधारा की लड़ाई समझते हैं? मुझे लगता है कि दूसरे प्रवक्ता सॉरी टू से गौहर जी को भी जवाब देने की जरूरत जरूर है। पहली बात तो इनको पता होना चाहिए, जो इन्होंने अभी वर्ड यूज कर दिया कि मिलिट्री, पता नहीं क्या वर्ड, तो मुझे एग्जैक्टली सुनाई भी नहीं दिया कि उसके अंदर ये इलेक्शंस हुए। अरे भाई साहब, इतना बड़ा टर्नआउट आपको दिखाई नहीं दिया कश्मीर के अंदर? कैसे बढ़ चढ़ लोगों ने हिस्सा लिया उसके अंदर? तो इसके अंदर कौन सी रिस्ट्रिक्शन थी लोगों के वोट डालने के ऊपर? उसके बाद दूसरी बात ये जो बात कर रहे हैं कि हमने क्यों उनके साथ अलायंस किया, जनाब आपको पता होना चाहिए, अगर आप हिस्ट्री जानते हैं कश्मीर की, तो हमने जो अलायंस किया था वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ किया था। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो इस देश के होम मिनिस्टर रहे हुए हैं, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, अगर आपको हिस्ट्री का पता हो, जिसने सबसे पहले कश्मीर घाटी में हिंदुस्तान का परचम उठाया था, ना कि उनके साथ जो कि हिंदुस्तान के झंडे को कंधा देने की बात करती है। जब उन्होंने ऐसी बातें की तो सिरे से नकार दिया हमने ये अलायंस। हमने सीट की, हमने कुर्सी की परवाह नहीं की, हमने बिल्कुल उनको दरनकार कर दिया। नहीं, लेकिन अभिजीत जो मुझे ये बात बताइए कि जिस तरीके से नहीं, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही है अभिजीत, और आपसे समझना चाहेंगे इसको, कि ये जो पूरा जो सिलसिला है कि किस तरीके से आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स को हिरासत में ले लेते हैं और एट द सेम टाइम आप ये भी कहते हैं कि हालात नॉर्मल हो चुके हैं। तो अगर हालात नॉर्मल हैं तो इन सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को एक के बाद एक हिरासत में लेने की क्या जरूरत है? या तो आप पब्लिक से ये कहिए कि कश्मीर नॉर्मल है, या आप ये कहिए कि कश्मीर नॉर्मल नहीं है। तो ये दोनों तरीके की बातें कैसे चल रही हैं इस समय? नीलू जी, एक चीज देखिए, मुझे एक बात बताइए, ये सिक्योरिटी एजेंसीज ने तय करना या भाजपा ने तय करना? मुझे बताइए। 135 नहीं, लेकिन ये तो केंद्र सरकार के अंडर में ही आती है ना ये सिक्योरिटी एजेंसीज, केंद्र सरकार के अंडर में ही आती है ना ये एजेंसीज। तो वही बता रहा हूँ ना, एजेंसीज को पता है कौन है जहां पर आकर जो हालात को खराब कर सकता है, लोगों को बरगला सकता है बिना बात के। उसके अलावा मैंने जो बात की, इनके अपने किए हुए पाप इनके आगे आ रहे हैं। अगर इन्होंने अवाम का इतना पैसा खाया हो तो अगर आगे इनको पूछा जा रहा है तो गलत पूछा जा रहा है। अगर ईडी पूछ रही है कि भाई तुम्हारे अबू दुर्राना के साथ तुम्हारे क्या लिंक्स थे, तो उनको अगर उठाकर ले गई या एनआईए, तो क्यों उनको छोड़ दे, खुला छोड़ दे उनको? क्या करेंगे जो टेररिस्ट वहां पर आम कश्मीरी का खून बहाते हैं और ये लोग उनको अपने यहाँ पर पनाह देते हैं, ऐसे लोगों को क्या करें? खुली छूट दे दें? बताइए नीलोफर, हालात जो सुधर रहे, ये ना सुधर पाए। नीलोफर, जो अभिजीत का ये कितनी स्टोन पैल्टिंग हुई है, अभिजीत का कितने पिछले 2 साल में कितनी स्टोन पैल्टिंग हुई, कितने नए लोगों ने आज तक बंदूक उठाई उसके बाद? नीलोफर, इसका यही तो उनको नहीं चाहिए ना। नीलोफर, अगर हालात सुधर जाएंगी तो ये जो आरोप लगा रहे हैं अभिजीत, नीलोफर ये जो आरोप लगा रहे हैं अभिजीत कि देखिए स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है और अगर सुरक्षा के लिए कोई नुकसानदायक होगा तो उसको हिरासत में लेना पड़ेगा, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है पीएचडी को?
अभिजीत जी, मुझे आप एक चीज बताइए। आप बोलते हैं कि जो यहाँ की नॉर्मलसी के खिलाफ है हम उनको बंद कर देते हैं। आप खुदा के वास्ते मुझे ये बता दीजिए, नॉर्मलसी जिसके आप चर्चे करते रहे सिक्योरिटी हमेशा, एजेंसीज एक सेकंड। हाँ, आप हाँ। जो चर्चे करते रहे हमेशा, वो नॉर्मलसी है कहाँ आपकी? पीएचजीडी की जीत को देखकर आपने अभी भी, अगर आपको याद होगा, कल ही एक ऑर्डर आया है, 144 लगा दिया है आपने। आप तो प्रोसेशन नहीं चाहते हैं। जो कामयाब कैंडिडेट हो गए उनकी आप सेलिब्रेशन नहीं चाहते हैं, ये भी आपको खटकती है। हाँ अभिजीत जी, ये बताइए ये क्या कारण था कि 144 सेलिब्रेशन आपने नहीं लगा होगा? दिया, हाँ एक पटाखे सेकंड, नहीं होंगे। अब अभिजीत इसका ये जवाब तो- दीजिए कि जो लीडर्स हैं वो जीत के प्रोसेशंस नहीं निकाल सकते। ये लीडर्स कहाँ को तो का न्याय पहले ही है? बंद करके रख दिया है नीलू जी इन्होंने। हाँ, सबको मैं अभिजीत बंद से करके इसका रख जवाब दिया। चाहती हूँ। अब लोगों को भी खुशियां नहीं मनाने देते हैं। अभिजीत इसका जवाब दीजिए कि विक्ट्री प्रोसेशंस पर क्यों रोक लगाई है? मुझे एक बात पता है, प्रोसेशन तो हमारे भी तो 3 कैंडिडेट जीते हैं, उन पर भी सेम चीज प्रोसेशन की रोक लगी होगी। हम तो चाहेंगे वो जो तो हमारे किसी 3 जीते लाइन हैं में ही उनको नहीं हम है, पूरे के जो पूरे 3 कश्मीर में घुमाए। एक सेकंड आप अभिजीत बात को कर बात, रहे हैं ना, नीलोफर एक किसी लाइन में नहीं आ रहे हैं। नीलोफर मैं आऊंगी आपके पास, पहले उनको बात पूरी ये कर लेने चीजें- दीजिए। हाँ बोलिए ये अभिजीत। चीजें इनके लिए दिक्कत की बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं 15 दिन पूरे कश्मीर में रहा हूँ। अगर मेरी बहन नीलोफर जी ने देखा होगा, सोपर जैसी जगह पर, जहां पर ये लोग कभी सपने में भी सोचते हैं, वहां भाजपा जाकर टांगा रैली कर आती है और वहां पर आम लोग उनके साथ होते हैं और हार गई। यहाँ से पता लगता है कि हालात कैसे सुधर रहे हैं वहां पर। लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहेंगे ऐसा हो। ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर षड्यंत्र प्लान करेंगे। और मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इतने लोग इकट्ठे हुए थे, आपने क्लीन स्वीप क्यों नहीं कर लिया? क्यों आधे से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीत के वहां पर हमारी भी वहां पर सीटें निकल आई? नहीं, लेकिन इसका अभिजीत तो मतलब ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है। 60 साल से अभिजीत, आप लोग फीडिंग कर रहे हैं। अभिजीत अगर आप अभिजीत आप तो अभिजीत 2% अगर से आप आगे गुपकार नहीं आए। देख अभिजीत, अगर आप गुपकार गठबंधन से ये पूछ रहे हैं कि आपने क्लीन स्वीप क्यों नहीं किया, तो ये तो चीज और ये प्रश्न आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर आपको ये लगता था कि कश्मीर की जो 95% जनता है वो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 से खुश है, तो तब तो फिर भरपूर तरीके से बीजेपी को वोट देना चाहिए था। तो ये तो प्रश्न आपके ऊपर भी लागू होता है। देखिए, एक चीज आपको नीलू जी पता होगी, कश्मीर के अंदर एक फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। अब मैं उस पर चैनल पर ही ले सकता, ये वहां पर लोगों को एक इनडायरेक्ट पैनिक क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर कि पता नहीं भाजपा यहां आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि कश्मीर के अंदर मैंने जितनी रैलीज की, सबसे पहली बात अगर मैं कश्मीर वालों से पूछता था कि आपके पास अगर सेंटर ने पैसा दिया तो पहली बार कब पहुंचा, लोगों ने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा 2014 में जब सैलाब आए तो सबसे पहले हमारे अकाउंट में पैसे आए। जबकि उस समय उमर अब्दुल्ला साहब पहुंचे थे हमारे मोदी जी के पास कि जी मुझे दे दीजिए पैसा, मैं दूंगा। मोदी जी ने उनका विश्वास नहीं किया। उनको पता पिछले 60-70 से आपके दादा परदादा अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं, आप नहीं दोगे, इसलिए आम कश्मीरी की जेब में फर्स्ट टाइम पैसा देखिए, आप किसी आज अगर 8 एक सेकंड नीलोफर, एक सेकंड उनको बात कर लेने दीजिए पूरी। लेकिन बात नहीं आती है। नीलोफर एक सेकंड, मैं आऊंगी आपके पास, पहले उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। करप्शन है, ये सबको पता है। अभिजीत को बात पूरी कर लेने दीजिए। नीलोफर मैं आपके पास आऊंगी। नीलोफर आई विल कम टू यू, लेट हिम स्पीक प्लीज। यस अभिजीत बोलिए। देखिए, करप्शन की बात भी किनके मुंह से निकल रही है, जो अभी जिनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही है कि कश्मीर के बच्चों की किटों के पैसे खा दिए, क्रिकेट बॉल के पैसे खा दिए। वो प्रॉपर्टीज कब बनी है सबको पता है। वो प्रॉपर्टीज कब बनी है सबको पता है। मुझे नीलोफर जी, जिनके दादा इस वक्त आप उनको अटैच कर रहे हैं, तो वही तो वजीफे पर पड़े हो, उनके पास आप पैसा दादा नहीं, दादा गौहर, मुझे ये बताइए। आप अपने ही लीडर्स पर गौहर, जाइए, आप उनकी बात कीजिए। गौहर से मैं पूछना चाह रही हूँ, एक सेकंड अभिजीत और नीलोफर प्लीज काम डाउन। अभिजीत और नीलोफर प्लीज काम डाउन। करारी हार। अभिजीत और नीलोफर प्लीज। अब मेरा सवाल गौहर से है कि ये जो प्रॉपर्टीज को अटैच करने की बात आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है श्रीनगर में और उनके कुछ घरों को अटैच कर दिया गया है, वो प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं, क्या आप इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव देखते हैं ठीक चुनाव के पहले? नीलू जी, ये तो सारा पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये सिर्फ फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं है, बल्कि ये वहीद परा के साथ इन्होंने जो किया, या महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया, या जिस तरह से ताज मुहिद्दीन के पीछे पड़ गए। और नहीं, लेकिन इसके लिए तो ये बोल रहे हैं ना कि उसके कनेक्शंस थे मिलिटेंट्स के साथ। सामने दिख रहा है कि 135 करोड़ रुपया कश्मीरी को खा के, आप कौन से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप मुझे बताएं? सामने दिख रहा है पैसा खा गए सारे का सारा, और वो उसका इल्जाम पीडीपी वालों ने इन पर लगाया था। आपको याद है कि नहीं है? प्लीज जरा अच्छे से पढ़िएगा इन चीजों को। आप मेरे को बड़ी बायस सी आपकी कलम, सॉरी टू से। बताइए गौहर।
जवाब दीजिए। आपको मैंने कभी इंटरप्ट नहीं किया, कम से कम इतनी तो तहजीब रखें आप। हाँ, और बात सुनने का सलीका रखें। Let's not cross a line, please, on a national channel like this. फारूक साहब ने कोई घपला नहीं किया, वहीद परा का कोई मिलिटेंट टेररिस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं था। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं तो आपको रोकूंगा ना। अभिजीत जी, अभी कोई आपके केस शाउट जो करने है से, चालान आपके पेश लाउड नहीं होने हुआ से, है। एक एक ट्रायल नहीं हुई करके है। अब नीलोफर को ट्रायल बोले नहीं दीजिए। हुई है नीलोफर, अभी। आप अपनी बात पूरी करिए अभी प्लीज। ट्रायल ना चलाए तो अच्छा होगा। नीलोफर, अब कन्विक्शन के फैसले ना सुनाए। नहीं, मुझे अब एक बात बताइए। नीलू जी, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मेरी बात पूरी होने दे पहले। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस, पूरी ब्यूरोक्रेसी बीजेपी के अंडर काम कर रही थी पूरे 16 महीनों से। उसके बावजूद इनको ड्रबिंग हुई है। मुझे लगता है इनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि इन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं उनको इलेक्टोरली जो है, जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है। और भी बाकी आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं यहाँ। अब इन्होंने 2-3 बातें आपने इलेक्टोरल जीत की बात की। एक सेकंड, मैं ये सवाल अभिजीत से करना चाहती हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरह से ये कह रहे हैं कि वो सोपोर गए, कश्मीर आए, सारे हालात ठीक है। दूसरी तरफ से ये 2G इंटरनेट को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। एक तरफ से ये कह रहे हैं सब ठीक है, दूसरी तरफ से इनको नहीं पता है। CNN IBN पे रिपोर्ट है मुफ्ती इस्लाह की। एक सेकंड बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। अभिजीत, मैं आपके पास आ रही हूँ अभी। हाँ, बोलिए। इनको फैक्ट्स का पता ही नहीं है। मिलिटेंट रिक्रूटमेंट अप हुई है पिछले साल से, पिछले 2 साल में ज्यादा मिलिटेंट रिक्रूटमेंट हुई है। इनको पता ही नहीं है फैक्ट्स। और ये CNN IBN पे जाके रिपोर्ट पढ़ ले। अरे भाई साहब, जर्नलिस्ट है, कम से कम जर्नलिस्ट की तरह CNN IBN पे रिपोर्ट। अभिजीत, आपसे जो मेरा सवाल है, अब ये बताइए कि जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है बीजेपी का, हम अगर उसकी बात करें तो आज इलेक्टोरली आपको लगता है कि आपको किसी न किसी एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, या आपको लगता है कि आज आपके लिए और केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है? मैं समझना चाहती हूं कि आप इसको कैसे देखते हैं। देखिए, मैं इसको सबसे पहले बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूं कि कश्मीर, जहां पर इतने सारे आपके सामने गुपकार गैंग और ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, इतने लोगों के होने के बावजूद कश्मीर में कमल है, तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। ये भाजपा की ऐतिहासिक जीत है, जमहूरी जात की जीत है। बाकी ठीक है, इलेक्शन का काउंट कभी थोड़ा ऊपर नीचे जरूर रहता है, लेकिन हमें सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये है कि कई इंडिपेंडेंट लोग, कई युवा चेहरे, कई वो लोग जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से ऊब चुके थे, कई जो मुफ्ती के और अब्दुल्ला से अब तंग आ चुके थे, वो लोग अब आगे बढ़कर आगे आ रहे हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कई यहाँ पर चेंजेस आएंगी। ऐसे जब नए लोग इन सब प्रोसेस के अंदर आएंगे तो कश्मीर के हालात सुधरेंगे। और मैंने हर जगह पर एक बात जरूर की कि उन्होंने कहा कि भाजपा कश्मीर को क्या देगी। मैंने कहा भाजपा कश्मीर को देगी सन 87 से पहले वाला कश्मीर, जब यहाँ पर सब अमन हुआ करता था, सुकून हुआ करता था, हर जगह पर टूरिस्ट हुआ करते थे। तो हम उस चीज की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अकाउंट ऊपर नीचे जरूर रह सकता है, लेकिन फिर भी हमें बड़ी खुशी है कि घाटी के अंदर कश्मीर में एक जगह नहीं 3 जगह कमल खिला। नीलोफर, इसका जवाब दीजिए कि ये जो अभी रिफ्लेक्शन जो अभिजीत की तरफ से आया है कि भाई घाटी में हम लोगों को ये प्रॉमिस कर रहे हैं, पूरे कश्मीर को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि 1987 के पहले वाला कश्मीर हो, जहां पर टूरिज्म हो, जहां पर इंडस्ट्रीज हो और खुशहाल एक कश्मीर देखने की बात है। तो आज सारी पार्टीज हाथ मिलाकर केंद्र के साथ आज इस काम में क्यों नहीं जुट जाती? क्योंकि सेंटिमेंट्स का जहां तक सवाल है, एवरीबडी इज हर्ट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन कश्मीर। लोगों के दुख है, लोगों के दर्द हैं। तो अगर आज केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात है, तो आज उस पर गुपकार अलायंस रेडी क्यों नहीं है? देखिए, जहां पर आप हाथ मिलाने की बात कर रही हैं, वहां पर ये चीज देखना जरूरी है कि हाथ किससे मिलाना है। जिन्होंने ये दिमाग में रखा है कि जो जम्मू कश्मीर के निवासी है, यहाँ के लोग हैं, वो उनके बीजेपी के खिलाफ है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, अगर ये सोच हम रखेंगे तो ऐसे सोच वालों के साथ आप मुझे बताइए हाथ मिलाने का क्या फायदा है। इन्होंने हाथ पीडीपी के साथ मिलाया, कहा कि नॉर्थ साउथ को हम मिला रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और बाद में उन्हीं का हाथ छोड़ दिया। और साथ में ये महबूबा मुफ्ती के साथ भी इन्होंने हाथ मिलाया। ये अभी कह रहे थे कि मुफ्ती साहब, मरहूम मुफ्ती साहब जब थे, हमने उनकी सोच के साथ हाथ मिलाया, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तब उसके बाद महबूबा मुफ्ती के साथ आफ्टर सम मंथ्स इन्होंने हाथ मिलाकर गवर्नमेंट बनाई। क्या उस गवर्नमेंट में जो लोग इनके साथ काम कर रहे थे, आज ये करप्शन के चार्जेस उन पर लगाते हैं? अभिजीत बोलिए, बताइए। मेरे पास समय कम है, अभिजीत आपसे इसका जवाब चाहूंगी।
हाँ अभिजीत बोलिए। जी जी जी, इन्होंने कहा कि हमने मुफ्ती साहब के साथ हाथ मिलाया, तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी के साथ क्यों मिलाया? देखिए ऐसा है, ये भाजपा है, हम ऐसा नहीं चाहते कि हम किसी को मौका ना दें। हमें लगा कि शायद इतने साल मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ रह के कुछ तो फर्क पड़ा होगा उनको, लेकिन नहीं पड़ा था। लेकिन उसके बाद हमने ये नहीं किया कि हमें वहाँ- एक सेकंड नीलोफर उनका बात पूरी करने दीजिए। नीलोफर प्लीज हमने गठबंधन तोड़ा, अलाउ हिम टू कंप्लीट हिज पॉइंट। अब मैं यस सिर्फ 2 मिनट नीलू जी, हाँ अभिजीत बोलिए, मैं आपको ही दे रही हूँ समय, बोलिए। जी जी जी, देखिए इस कश्मीर को अगर आपने सुधारना है और वो आप सुधरने की कगार पर आ, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कश्मीर के हालात खबरात कहां से होना शुरू हुए। सबसे पहले इन कश्मीरियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू से ही बेवकूफ बनाया। 47 की आजादी के बाद सबसे पहले मरूम शेख साहब क्या करते थे, यहाँ लोगों से थोड़ा चंदा इकट्ठा करते थे। थोड़ा संक्षेप में टाइम कम है। सुनिएगा, आपको शायद लिखने के काम आएगा। हाँ अभिजीत बोलिए। आप बना रहे हैं लोगों को। नीलोफर प्लीज, नीलोफर उनको दिखाकर अपनी बात कहने दीजिए, मुझे डिबेट को खत्म नहीं करना है प्लीज। सबसे पहले हाँ बोलिए अभिजीत जी। कश्मीरियों के साथ क्या बोला कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान बनाऊंगा, मुझे चंदा दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ क्या किया वो पूरे सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ के पहुंच गए ये 87 के बाद। 87 से पहले का कश्मीर के थानों का रिकॉर्ड, पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा गौर साहब, कहीं कहीं तो पत्थर भी नहीं चला। अगर किसी कश्मीर में एक चाकू जाता था तो हिस्ट्री बन जाती थी। एक सेकंड फिर 87 में आई MUF, जिसको इन्होंने सभी कैंडिडेट जीते हुए थे और वहां पर उनको फारूक साहब ने हराया। जिसके बाद यहाँ पर कत्लो गारत फैल गई, लोगों ने बंदूक उठा दी। उसके बाद आपने कश्मीरी पड़तों को वहां से खदेड़ दिया। ये सब कुछ किसने किया? ये इन्हीं लोगों ने किया वहां पे। गौहर मुझे ये बताइए, हाथ में बंदूक है। गौहर मुझे ये बताइए, गौहर एक बहुत ही वापस आना पड़ेगा। मेरे पास समय कम है, गौहर से समझना चाहती हूँ मैं। पार्टी नहीं लाएगी। गौहर मुझे पहले एक बैटिंग करता है तो दूसरा बॉलिंग करता है, पहला बैटिंग। गौहर मुझे आपसे एक जवाब चाहिए, बस खोखले वादे। एक सेकेंड प्लीज बीजेपी दिखाती है। देखिए 1 मिनट गौहर आपसे एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव आंसर मुझे चाहिए कि अब जो भी चेंज आएगा, जो भी बदलाव केंद्र सरकार या बीजेपी प्रॉमिस कर रही है, उस विकास की यात्रा में आप लोगों का क्या योगदान होगा? चाहे वो PJD हो, PAGD हो, या फिर आप जैसे लोग हैं जो ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखते हैं, समझते हैं। कैसे चलेगी विकास की यात्रा? क्या कश्मीर को हम फिर से खुशहाल देख पाएंगे? और अगर नहीं देख पाएंगे आपके हिसाब से तो उसका क्या कारण होगा और क्या करना चाहिए? बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, मेरे पास समय बहुत कम है। हाँ बोलिए। देखिए सबसे पहले जो भी सिविल लिबर्टीज सस्पेंड की हैं इन्होंने पिछले 2 साल से, वो सारी सिविल लिबर्टीज रिस्टोर करना पड़ेगी। उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है उसको बराबर एट पार लाना पड़ेगा, जिस तरह की मैच्योर डेमोक्रेसीज वर्ल्ड में होती हैं। उसके बाद सारी आइडियोलॉजीज, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, जितनी भी शेड्स हैं, उन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना होगा। प्रेस को फ्री रखना होगा, मीडिया फ्रीडम देनी होगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने तो मीडिया के खिलाफ भी 35 जर्नलिस्ट के खिलाफ केसेस कर दिए। ये तो बोल रहे हैं जो वोट भी डाल रहे हैं वो भी गुमराह है, जो वोट नहीं डाल रहे हैं वो भी गुमराह है। ये सिर्फ एक ही पढ़ी लिखी पार्टी है, वो बीजेपी है जो नॉन करप्ट है, बाकी सारे लोग गुमराह हैं। तो जब तक इनको ये अपने नैरेटिव में और अपनी तहजीब में, इनको तहजीब सीखनी होगी पहले, किस तरह बात करते हैं, इनको वो कल्चर सीखना होगा, हाउ टू एंगेज इन अ डिबेट। इनको पता ही नहीं है मैं कौन हूं, और ये ऐसे इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। अभिजीत आपसे डेलिबरेटली जवाब नहीं दिया इनके पर्सनल अटैक्स का, बिकॉज़ आई कंसीडर दिस बिलो माय डिग्निटी टू नहीं अभिजीत चलते चलते एक छोटा कमेंट आपसे चाहती हूं कि आज जो हम कश्मीरियत और जमहूरियत की बात जो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, आज उस चीज को आप कैसे कश्मीर लोगों के, कश्मीरीज के बीच में आप रखेंगे, ताकि जो कश्मीरी सेंटिमेंट जिसकी हम बात करते हैं उस सेंटिमेंट का भी पार्टी ख्याल रखे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक फीलिंग है कि बीजेपी या केंद्र सरकार इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। आज कैसे एश्योर करेंगे उन कश्मीरीज को जिनके मन में आज भय है, डर है, कैसे एश्योर करेंगे कि उन्हें एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी? देखिए सबसे पहली बात, जो बात की कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की, वो यहाँ पर लाना बड़ी जरूरी वापस है, क्योंकि कश्मीरियत कहीं भी नहीं रही। अगर कश्मीरियत वहां रहती तो कभी भी कश्मीरी पंडित बेचारे कश्मीर छोड़कर ना जाते। अगर जमहूरियत वहां होती तो सन 87 में कभी भी रिगिंग ना की जाती। और अगर इंसानियत होती तो आपके सामने पुलवामा में एक बस पूरी की पूरी हमारे जवानों की उड़ा दी गई, तो इंसानियत कहीं ना कहीं जरूर होती उसमें। अब इन सब चीजों को तभी वापस लाया जा सकेगा जब ऐसे ही इंतखाबात में नए लोग चुनकर आगे आएंगे, नई सोच वाले लोग आएंगे। और सबसे बड़ा दायित्व तो हमारे मेरे भाई गौहर गिलानी जैसे लोगों का बनता है, कम से कम बायस्ड होकर एक ही चश्मा पहनकर ना देखे।
अगर भाजपा वहां पर आई है तो इसीलिए वहां पर आई है कि चाहती है कि सन 87 के पहले वाला कश्मीर फिर से लौटे। वो कश्मीर जहां पर अगर फिल्म की शूटिंग नहीं होती थी तो वो फिल्म ही नहीं माना करते थे हिंदुस्तान के लोग। चलिए अब नीलोफर से एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं जी। नीलोफर से एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। नीलोफर, क्या कहना है कि बीजेपी के लिए एक ये उपलब्धि है कि इतना बड़ा एक अलायंस के खड़ा होने के बावजूद आज उन्होंने घाटी में भी कमल खिलाया, और इसके अलावा जहां भी उनकी जो उपलब्धियां हैं वो आज एक केंद्र सरकार की भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब लेकिन जो आगे की विकास की यात्रा है, गुपकर गठबंधन कैसे कंट्रीब्यूट करेगा ताकि कश्मीरीज एक खुशहाल जिंदगी बिता सके, आपका क्या योगदान होगा? उसके बाद मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगी जी। मैं यहाँ पर एक कपलेट मुझे याद आ रहा है, वक्त के एक तमाचे की देर है, मेरी फकीरी भी क्या तेरी बादशाही भी क्या। एक विडंबना की बात है कि बीजेपी जो है ये समझने की कोशिश ही नहीं करती और ना समझना चाहती है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग इनके खिलाफ हो गए, आज एक तरफा हो गए हैं, उसकी वजह क्या है? हमेशा ही ऐसी पॉलिसीज ये जम्मू कश्मीर में लाते जहां पर वेज एलिनेशन बढ़ता ही जा रहा है। जब तक वो वेज और एलिनेशन को आप एड्रेस नहीं करेंगे, यहाँ के सेंटिमेंट्स का आप ख्याल नहीं रखेंगे, आप यहाँ की वेज और लिबर्टीज को रेस्टोर नहीं करेंगे, आप जिस वेज और एलिनेशन की बात कर रही हैं, यही शायद एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है आज बीजेपी और गुपकार अलायंस के बीच में। और लेकिन बात वही है कि जो कश्मीरियत है, जमहूरियत है, इंसानियत है, आज उसको वापस लाया जाए। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र सरकार की मदद से और जो बाकी गठबंधन है वो शायद मिलजुल कर विकास की यात्रा कश्मीर में शुरू करें ताकि कश्मीरियों को एक खुशहाल जिंदगी मिल सके। लेकिन आपको चलते चलते ये बताना चाहती हूं कि अभी डीडीसी के चुनाव के परिणाम के पूरे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अभी भी वोटों की गिनती का काम चल रहा है। लेकिन जो अभी के रुझान है उसमें आपकी टैलीज बिल्कुल सामने है। गुपकार गठबंधन काफी आगे अब बढ़ चढ़ के जो टैलीज हैं वो सामने नजर आ रही हैं। तो इससे जुड़ी हुई सारी खबरें आपको JK 24/7 पर मिलती रहेंगी। और सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिजीत जसरोटिया जी, नीलोफर मसूद और गौहर गिलानी जी, थैंक यू सो मच कि आप इस प्रोग्राम में जुड़े। और इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू सो मच। PDP जिंदाबाद, PDP जिंदाबाद।